हम लोग इस सत्र में क्रांति क्या है उसकी बात करेंगे, साथ साथ में थोड़ी सी चर्चा अक्टूबर क्रांति का घटनाक्रम उस पर रहेगी। सबसे पहले क्रांति के संदर्भ में मैं कुछ बातें करूंगा। सभी साथियों से गुजारिश है कि जो भी चीजें साथियों को ठीक से समझ में ना आ पाई हो मेरे वक्तव्य के दौरान उसको साथी लोग नोट कर लें, या कहीं कोई कमी रह गई हो उस कमी को साथी लोग जोड़ना चाहते हो तो वो उस चीज को भी नोट कर लें, ताकि हम लोग जो है अपने इस सत्र को भी और बाकी जो भी 9 सत्र है उन सबको ज्यादा ठीक तरीके से चला सके। इससे जो भी चीजें हैं वो एक सामूहिक समझ हम लोग लेके आगे चले सारी चीजों पे, ताकि ज्यादा अच्छे से चीजों को समझने में इसमें आसानी हो। तो तीनों ही चीजें, कोई चीज समझ में ना आई हो उसको भी नोट कर लिया जाए, कुछ चीज जोड़नी हो साथियों को लगता हो कि ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करनी चाहिए, वो छूट गई हो उसको जोड़ ले, और कुछ बहस मुआवजे की मतलब गुंजाइश हो तो वहां पर इन तीनों चीजों के हिसाब से साथी लोग जो सत्र है उसको उसमें सहयोग करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्रांति की जनरल बात करूंगा। जब भी हम क्रांति की बात करते हैं तो जैसे परिभाषा के रूप में ठोस रूप में बात करें अगर तो किसी भी चीज में जो आमूल चूल बदलाव होता है उसको मोटा मोटी हम लोग क्रांति कहते हैं। किसी भी चीज में आमूल चूल जो बदलाव है वो क्रांति कहलाता है। जब इस चीज को हम समाज में लागू करते हैं, जैसे क्रांतियां केवल समाज में ही नहीं होती, क्रांतियां और भी वायुमंडल में हो सकती है, कैसे फसल उग रही है उसके चक्र में हो सकती है, ऑटोमाइजेशन मशीनों के उसमें हो सकती है, कई उसमें हो सकते हैं। लेकिन मुख्य बात उसमें वही है कि किसी भी चीज में आमूलचूल बदलाव क्रांति कहलाता है। लेकिन जिस क्रांति की हम लोग बात कर रहे हैं वो समाज व्यवस्था से संबंधित बात है, जिसमें जब एक समाज व्यवस्था को हटाकर या एक समाज व्यवस्था के स्थान पर दूसरी समाज व्यवस्था आती है उसको क्रांति कहा जाता है समाज के संदर्भ में। जब समाज व्यवस्था की बात आती है तो उसका मतलब होता है उत्पादन से। कोई भी समाज इस बात से तय होता है उस समाज का चरित्र क्या है, वो समाज कैसा है, उसको हम क्या नाम देंगे। हम उसको पूंजीवाद कहेंगे, हम उसको समाजवाद कहेंगे, हम उसको सामंतवाद कहेंगे, क्या कहेंगे, इस बात से तय होगा कि उस समाज के अंदर उत्पादन कैसे हो रहा है। क्योंकि सबसे भौतिक जरूरी चीज उत्पादन है। सिर्फ उत्पादन ही वो चीज है जहां से बाकी सारी चीजें तय होती हैं, डिसाइड होती हैं। वो चीजें अपनी बारी में उत्पादन पर प्रभाव डालती हैं और उत्पादन उन पर प्रभाव डालता है। उत्पादन की जब हम बात करें तो उत्पादन किससे होता है? उत्पादन की शक्तियों से होता है, उत्पादन की ताकतों से होता है। उसके अंदर क्या क्या आता है? उसके अंदर व्यक्ति आते हैं, उनकी कुशलता आती है, उनके औजार आते हैं, उनकी मशीनरी आती है। ये उत्पादन की शक्तियां हो गई। उत्पादन करने के दौरान कोई भी समाज जब उत्पादन कर रहा होता है तो उत्पादन करने के दौरान उत्पादन करने वाले लोग कुछ संबंधों में बंध जाते हैं, मिलकर काम करते हैं, कुछ संबंधों में बन जाते हैं। वो चीज कहलाती है उत्पादन के संबंध। इस उत्पादन के संबंध के 3 पहलू होते हैं। उत्पादन कौन कर रहा है, यानी निजी है, सामूहिक है। उत्पादन का वितरण कैसे हो रहा है, उसका बंटवारा कैसे हो रहा है समाज के अंदर, और जो उत्पादन के साधन है यानी कि मशीनें हैं, जमीन है, दूसरी चीजें, उस पर कब्जा किसका है, नियंत्रण किसका है। ये 3 उसके पहलू होते हैं उत्पादन के संबंधों के। अब इस पूरी प्रक्रिया में होता क्या है, जैसे हम लोग देखें उत्पादन की जो शक्तियां हैं जिसके अंदर व्यक्ति शामिल है, उसकी कुशलता शामिल है, उसकी मशीनरी और दूसरी चीजें शामिल है, उनके अंदर लगातार विकास होता रहता है। हम अपने अनुभव से देखेंगे कोई भी काम जो हम शुरुआत में करते हैं तो 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 5 महीने बाद हम उसमें ज्यादा निपुण हो जाते हैं। ज्यादा निपुणता का मतलब यह कि हम ज्यादा उत्पादन कर ले जाएंगे। तो इस तरह से क्या होता है कि उत्पादन की शक्तियां बढ़ती हैं। वैसे ही मशीनों में सुधार होता रहता है लगातार। जो मशीनें हैं, जब मशीनें व्यवहार में उतरती हैं, उस व्यवहार में उनमें कुछ दिक्कतें रहती हैं तो उनको फिर से सुधार कराया जाता है। यानी कि मनुष्य की कुशलता, उसका कौशल और जो मशीनें, उपकरण जो है उनमें लगातार सुधार होता चलता रहता है। उस सुधार के कारण क्या होता है, उस सुधार के कारण उत्पादन बढ़ने लग जाता है।
लेकिन उत्पादन संबंध पुराने ही पड़े रहते हैं, पुरानी जो उत्पादन हो रहा है उसके हिसाब से बने हुए हैं। इस कारण से क्या होता है कि उत्पादन की शक्तियां और उत्पादन संबंधों के बीच में एक संघर्ष शुरू हो जाता है, एक टकराव शुरू हो जाता है। ये टकराव दरअसल वो चीज है जो क्रांति को जन्म देता है, क्योंकि उत्पादन बढ़ चुका होता है, उत्पादन को करने वाले लोग पुराने संबंधों में बंधे होते हैं, तो बढ़ा हुआ उत्पादन अपने हिसाब से नए संबंधों की मांग करता है, और ये नए संबंधों की मांग अधरचना में एक संघर्ष के रूप में दिखाई देती है। अधरचना क्या है? तो जो मैंने उत्पादन की शक्ति और उत्पादन संबंधों की बात करी, ये दोनों मिलाके जन्म देते हैं, दोनों मिलाके अगर हम कहें तो बनाते हैं मूलाधार, जिसको हम लोग बेस भी कहते हैं, मूलाधार। और इस मूलाधार यानी आर्थिक गतिविधियां, आर्थिक जो पद्धति है, आर्थिक जो उत्पादन है, उसके ऊपर एक ढांचा खड़ा होता है, जिसको हम लोग अधरचना कहते हैं, सुपरस्ट्रक्चर कहते हैं। अधरचना के क्या हिस्से हैं? अधरचना का मतलब होता है कि उसमें राज व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, गीत, संगीत, कला, साहित्य, पुलिस, फौज, ये सारी चीजें अधरचना का पार्ट है। ये सारी चीजें अधरचना होती है, और इस अधरचना का काम होता है कि जिस वर्ग के हित में, जिस वर्ग के लिए यानी शासक वर्ग के लिए जो अधरचना काम कर रही है, उसका एकमात्र हित ये होता है कि कैसे ही जो उत्पादन के संबंध है वो पुराने तरीके के ही बना के रखे जाए, क्योंकि उन्हीं पुराने तरीकों के उत्पादन संबंध के कारण वो शासक वर्ग है। अब यहां से अधरचना मूलाधार के बीच संघर्ष शुरू हो जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो जो उत्पादन की शक्तियां हैं, उसके नीचे जो आधार है, जो आर्थिक आधार है, उसके बीच में जो उसके दो पहलू है, उत्पादन की शक्ति और उत्पादन के संबंधों के बीच में संकट शुरू हो जाता है। ये संघर्ष अधिरचना में हमें वर्गों के संघर्ष के रूप में दिखाई देता है, लेकिन जब वर्ग नहीं होंगे, क्योंकि पहले ही वर्ग नहीं थे एक दौर में। अगर हम आदम सामवाद की बात करें या हम सामवाद जिसकी कल्पना करी जाती है उसकी हम बात करें, जो भविष्य में आने वाला समाज है, उसमें क्या है? उसमें वर्ग नहीं है। तब क्या समझे? तब क्या आगे समाज नहीं बढ़ेगा? निश्चित रूप से समाज आगे बढ़ेगा। तब उसके संघर्ष दूसरे होंगे। तब वैज्ञानिक प्रयोग से समाज आगे बढ़ेगा। तब जो प्रकृति से जो मनुष्य का उसकी अनुकूलता को लेकर संघर्ष है, उससे समाज आगे बढ़ेगा। तो समाज लगातार उस तरह से आगे बढ़ता जाएगा। तो इस तरह से जब अधिरचना और मूलाधार के बीच टकराव हो गया, उसका टकराव हमें वर्गों में वर्ग संघर्ष के रूप में दिखाई दिया, तब क्रांति की परिस्थितियां उत्पन्न होती है। लेकिन क्रांति की परिस्थितियों के लिए कुछ चीजें और आवश्यक है, कुछ शर्तें और उसके लिए जरूरी है। वो शर्तें क्या है? उसमें दो मुख्य चीजें हैं, एक उसकी आत्मिक परिस्थितियां और दूसरी उसकी भौतिक परिस्थितियां। जब हम भौतिक परिस्थितियों की बात करते हैं तो उसकी तीन बातें मुख्य हैं। एक बात तो यह है कि जो शासक वर्ग है, जो शासन कर रहा है, वो अपने तौर तरीकों से, जो तौर तरीके जिनसे वो शासन कर रहा है, उससे वो शासन करने में असमर्थ हो जाए। न केवल जनता उसका शासन नहीं स्वीकार कर पा रही है, उससे असंतुष्ट है, बल्कि शासक वर्ग भी पुराने तौर तरीकों से शासन करने में असमर्थ है, पहली बात। दूसरी बात, जनता की जो बदहाली है, जो उसकी तंगहाली है, जो उसकी कंगाली है, वो समान समय से बहुत ज्यादा बढ़ जाए। जब मैं समान समय की बात कर रहा हूं तो इसका मतलब साफ है कि अमूमन जैसा हम बात करते हैं कि ये वर्गीय समाज रहा है आदम संवाद के बाद में, तो वर्गीय समाज रहा है तो निश्चित रूप से किसी एक वर्ग की सत्ता रही है और बाकी वर्गों के ऊपर वो तानाशाही है, बाकी वर्गों के ऊपर राज काज है उनका। तो जो दूसरे वर्ग है, जिनको शासित वर्ग कह सकते हैं हम लोग, हमेशा ही वो दरिद्र रहे, हमेशा ही विपन्न रहे, हमेशा ही वो गरीब रहे। उनके अधिशेष पर या पूंजीवाद के अंदर अगर हम बात करें तो अतिरिक्त मूल पर ही शासक वर्गों का सामाज चलता है, उनका जो स्वर्ग है वो उसी से बनता है। तो समान दिनों में भी जो शासक वर्ग है वो समृद्ध रहेंगे, वैभवशाली रहेंगे, लेकिन जो आम जनता का बड़ा हिस्सा है वो हमेशा ही तंगाली में, गरीबी में अपनी जिंदगी बिताएगा। लेकिन क्रांति के समय में, क्रांति की परिस्थितियों में वो चीज बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तंगाली उसकी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, असहनीय स्थिति तक पहुंच जाती है, और इसी कारणों से जो जनता उसकी सक्रियता बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। जनता की सक्रियता में समान सक्रियता के मुकाबले सैकड़ों हजारों गुणों का फर्क आ जाता है। हम कोई भी क्रांति की बात देखें, उसका इतिहास पढ़े तो हम पाएंगे ये कि किस तरह से जनता सड़कों पे है। वही जनता, वही वर्ग जो 2 साल पहले, 3 साल पहले तमाम सारी चीजों के बावजूद भी, तमाम सारा जागृत करने के बावजूद भी घरों से नहीं निकल रहे हैं बहुत ज्यादा लोग,
सड़कों पे नहीं आ रहे, वही एक छोटी सी चीज से किसी भी एक चीज से सड़कों पे आने लग जाते हैं और बड़ी संख्या में हड़तालें, प्रदर्शन, तो हम सारी चीजें शुरू हो जाती है। तो ये चीज जो है वो रही कि ये वर्गों का जो संघर्ष है वो किस तरह से समाज के अंदर आगे बढ़ रहा होता है, और वहां से फिर जो ये तीन चीजें मैंने बनाई वो होती हैं, जिसमें पहली बात यह कि न केवल जनता शासन करना, जो पुराने तरीके से शासन हो रहा है उसको मानने से इनकार करते हैं, बल्कि शासक वर्ग भी पुराने तौर तरीके से शासन न कर पाए। दूसरी बात, जो जनता है उसकी तंगहाली बहुत ज्यादा बढ़ जाए। तीसरी बात, उसकी सक्रियता, जनता की सक्रियता बहुत ज्यादा बढ़ जाए। ये उसके वस्तुगत कारण है। अब कुछ दो चीजें आत्मगत शक्तियों में, वो चीजें क्या है? पहली चीज में ये है उसकी वर्गीय चेतना। वर्गीय चेतना, क्रांतिकारी जो वर्ग है, अलग अलग क्रांतियों में अलग अलग वर्ग रहता है। इस समय समाजवादी क्रांति का दौर है तो मजदूर वर्ग सबसे क्रांतिकारी है, लेकिन अगर हम 400-500 साल पहले जाएंगे तो पूंजीपति वर्ग की बात नहीं रही है। तो मजदूर वर्ग की कितनी तैयारी है एक वर्ग के रूप में, और उसका संगठन, जो क्रांतिकारी पार्टी है उसकी कितनी तैयारी है, उसकी चेतना क्या है। मजदूर वर्ग और उसकी पार्टी की चेतना कितनी है कि वो जो बनी हुई शासक मशीनरी है उस मशीनरी को ध्वस्त करके एक नई मशीनरी लाने की स्थिति में है या नहीं है। तो वो तीन हमारी भौतिक स्थितियां हो गई और ये दो हमारी आत्मगत परिस्थितियां हो गई, जिसमें क्रांतिकारी वर्ग की चेतना कितनी है और संगठन उसका कैसा है, और उसकी क्रांतिकारी पार्टी की चेतना और उसका संगठन कैसा है कि वो जो वर्तमान व्यवस्था है उस व्यवस्था को चकनाचूर करके एक नई तरह की व्यवस्था को कायम कर पाने में सक्षम है या नहीं। ये चीजें जो है बुनियादी बातें हैं। अब हम लोग इस बात को देखेंगे कि कैसे अक्टूबर क्रांति में ये चीजें चल रही हैं। ये कुछ बेसिक बातें थी क्रांति के बारे में। अक्टूबर क्रांति की थोड़ा सा मैं बहुत संक्षिप्त में इतिहास में जाऊंगा और संक्षिप्त में अपनी बात रखने की कोशिश करूंगा। अगर हम बहुत शुरू से देखें तो रूस के अंदर 1856 में क्रीमिया की लड़ाई हुई, तब तो कुछ गलत हो सकता है, साथी लोग करेक्ट कर लेंगे उसको। और उसके बाद जिसमें रूस की हार हो जाती है, उसके बाद उस हार के कारण जो असंतोष है, किसानों के जो आंदोलन है, उससे वहां पर 1860 के दशक में वो दास प्रथा खत्म हो जाती है और वहां से थोड़ा विकास रूस के अंदर पूंजीवाद का होना, थोड़ा तेज होना शुरू होता है। और इस तेज विकास के फलस्वरूप वहां पर चीजें और आगे होती हैं, उत्पादन बढ़ता है, एडवांस होती है, वहां पर जो वर्गीय चीजें हैं वो बदलती हैं, पूंजीपति वर्ग अपेक्षाकृत तेजी से बढ़ना शुरू होता है और उसी अनुपात में जो मजदूर वर्ग है वो तेजी से बढ़ता है। रूस के अंदर बुनियादी विकास की कुछ विशेषताएं मजदूर वर्ग के संदर्भ में रही है। एक तो ये कि वहां पर संगठित मजदूर वर्ग बहुत ज्यादा है, संगठित इन द सेंस की कुछ ही जगहों पर है जहां पर उद्योग धंधे, लेकिन वो ज्यादा डेंस से ज्यादा घनत्व वाले हैं। दूसरा, बड़ी फैक्ट्रियां का तुलनात्मक रूप से ज्यादा है, औद्योगिक मजदूर ज्यादा है, और ज्यादातर जो पूंजी है वो विदेशी पूंजी लगी हुई है। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो रूसी मजदूर को क्रांतिकारी होने में, थोड़ा ज्यादा क्रांतिकारी होने में तुलनात्मक रूप से मदद प्रदान कर रहे हो। और हम देखते हैं कि रूस के अंदर 1898 में जाकर तमाम सारे आंदोलन ग्रुप्स बनते हैं, अलग अलग जो मजदूरों की मुक्ति की बातें करते हैं, श्रम मुक्ति दल बनता है, जिसको प्रोखानोव बनाते हैं। जो रूस के अंदर निरोधवादी का आंदोलन है उससे एक वैचारिक संघर्ष होता है और निरोधवादी आंदोलन धीरे धीरे करके अपनी जो उसकी वैचारिक पिछड़ापन है उसके कारण वो हारता चला जाता है। और वहां पर जो रूसी सामाजिक जनवादी पार्टी है 1898 में उसका स्थापना होती है और वो पार्टी बनती है। लेकिन इस पूरे कालखंड के दौरान 20-30 सालों में रूस के अंदर पूंजीवाद का विकास इतना हो जाता है कि रूस के अंदर जो तमाम सारी चीजें हैं, मतलब वहां पे जो संघर्ष है वो फूट पड़ रहे हैं, फूटते रहते हैं। और इसी समय 1905 में आके जो है स्थितियां बनती हैं कि जहां पे रूस को और जापान का युद्ध होता है, जिस युद्ध के अंदर रूस की हार होती है तो उससे संकट और ज्यादा 1904 की बात है गहरा हो जाता है और वहां पर पूरे समाज के अंदर एक ज्यादा बेचैनी पैदा हो जाती है, जिसके कारण 1905 में ही रूस की एक असफल क्रांति हुई, जो साथियों को पता होगा, उसके विस्तार में नहीं जाऊंगा। इतवार के दिन जो पूरी रविवार की घटना होती है उससे शुरू होती है वो, लेकिन क्योंकि जो क्रांति इतनी संगठित नहीं थी, रूस की जनता उस चेतना पर नहीं खड़ी हुई थी, इसलिए वो क्रांति शीघ्र ही दबा दी जाती है और उसके बाद एक लंबा समय रूस के अंदर एक प्रतिक्रियावाद का काल रहता है।
जिसमें क्रांतिकारी शक्तियां पीछे हटती हैं, अपने आप को संगठित करती है। और ये पूरा दौर जो है 1902, 1903 और आगे का जो दौर है वो एक वो दौर रहा है जिसके अंदर वहां की शक्तियां अपने आप को संगठित कर रही हैं। और इसी दौरान हम देखते ये हैं कि रूस की जो सामाजिक जनवादी पार्टी थी उसके अंदर दो भाग हो जाते हैं। एक पार्टी बोल्शेविक पार्टी बनती है और दूसरा ही उसका दल मेंशेविक दल बनता है। एक ही पार्टी के अंदर दो ग्रुप एक तरीके से बन जाते हैं जो 1912 तक काम करते हैं। 1912 में जाकर ये फाइनली अलग अलग काम करना शुरू करते हैं। उससे पहले ये एक ही पार्टी के रूप में दो धड़े के रूप में काम कर रहे होते हैं। जो मुख्य फर्क उनमें यही होता है कि संगठन कैसा बनेगा। संगठन को लेके बातें हैं, राजनीति को लेके बातें हैं कि किस तरह से पूंजीपति वर्ग के साथ सहयोग रहेगा या पूंजीपति वर्ग कहां खड़ा होगा इस क्रांति में। ये कुछ विषय होते हैं जिसको लेकर बोल्शेविक्स और मेंशेविक्स अलग होते हैं। और संगठन कैसा होगा, संगठन में कौन लोग रहेंगे, किसको शामिल किया जाएगा, ये कुछ बातें होती है। इसको हम लोग आगे लेंगे इस बात के लिए साथियों। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि 1905 की क्रांति रूस की जनता के लिए और खासकर जो उनकी क्रांतिकारी पार्टी रही है, बोल्शेविक पार्टी रही है, उसके लिए एक सबक का काम करती है। और इस सबक से आगे बहुत ज्यादा जिसको फायदा होता है। उसके बाद प्रथम विश्व युद्ध हम लोग देखते हैं 1914 में, जब ये क्रांति का दौर शुरू होता है, निराशा पश्चिमती आ जाती है। तो उसके बाद फिर से 1910 से रूस के अंदर दोबारा से चीजें उठना शुरू होती हैं। और 1912 में लीना की घटना होती है, सोने की खदान जो साइबेरिया में थी, जिसमें मजदूरों ने हड़ताल की और जार की पुलिस ने उसमें हमला किया और वहां पर सैकड़ों की संख्या में मजदूर, करीब 500 मजदूर मार दिए गए। और जब ड्यूमा के अंदर ये सवाल खड़ा किया गया तो जो जार के मंत्री हैं उन्होंने साफ साफ कहा कि ऐसा ही हुआ है, वहां पे सीधे हमने मजदूरों पे गोली चलाई है और हम आगे भी ऐसा ही करेंगे। तो इन सब चीजों से मजदूरों के अंदर बहुत ज्यादा आक्रोश हुआ, आंदोलन उनके बढ़ने लग गए, हड़ताल उनकी बढ़ने लगी। और वहीं 1914 में रूस प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हो जाता है। और लगातार शामिल होने के बाद क्योंकि उसकी फौजें इतनी संगठित नहीं है, सुदृढ़ नहीं है, प्रशिक्षित नहीं है, साथ साथ में जो पूंजीपति है जिनको मुनाफा युद्धों से लेना है, तो युद्ध के सामान में और तमाम सारी चीजों में घोटाले और घटिया तरह का सामान इस्तेमाल करने के कारण जो रूस की फौज है वो पिटना शुरू हो जाती है, वो लड़ना हारना शुरू हो जाती है मोर्चों से। इस सबका फर्क रूस की जनता पर पड़ता है। वहीं बोल्शेविक शुरू से ही इस युद्ध का विरोध करते हैं। वो कहते हैं कि युद्ध साम्राज्यवादियों के बीच का युद्ध है, ये युद्ध दूसरे देश को गुलाम बनाने का युद्ध है, ये युद्ध अन्यायपूर्ण युद्ध है। इसलिए इस युद्ध में हमको आम जनता को, अपने दूसरे देश की जो आम जनता है उसका खून नहीं बहना चाहिए, बल्कि हमें अपने यहाँ के जो शासक है उसको ही पलट देना चाहिए और उसके बदले एक ऐसी सरकार लाना चाहिए जो सरकार युद्ध के बदले शांति की बात करती है। तो ये चीज बोल्शेविक्स ने प्रचारित करी। शुरू में जब उन्होंने इस चीज को प्रचारित किया तो जितना सरकारी प्रोपेगेंडा था, जितने दूसरे दल थे वहां पर, उन सबके कारण बोल्शेविक्स की संख्या कम हुई, अल्पमत में आए, उनका आधार जनता के बीच से खिसका। मगर जैसे जैसे वो युद्ध आगे बढ़ा 1914 के बाद जार की सेनाएं हारने लग गई, देश के अंदर संकट शुरू हो गया, जबरदस्ती सैनिकों को, किसानों को, मजदूरों को जबरदस्ती सेना में भेजा जाने लग गया, जबरदस्ती विद्यार्थियों को सेना में भेजा जाने लग गया। तो जो रूस की जनता है उसके अंदर युद्ध के खिलाफ एक असंतोष जन्म लेने लगा। इसी के साथ साथ में हम देखते हैं कि जो पूंजीपति वर्ग है वो इस बात से परेशान था कि कहीं ऐसा ना हो, 1916-17 के आसपास आते थे, कहीं ऐसा ना हो कि जार जो है वो जर्मनी के साथ समझौता कर ले। तो वो भी एक हद तक जार से कटने की कोशिश करने लगा। वहीं ब्रिटेन और फ्रांस की ताकतें जो थी वो भी जार से छुटकारा पाने लगी। इन सब चीजों के कारण हुआ ये वहां पर कि जार अकेला पड़ने लगा और उधर जनता के आंदोलन लगातार चल रहे थे। और एकाएक 1917 की जनवरी में हम देखते हैं कि 9 जनवरी को एक बड़ी हड़ताल होती है, जिस हड़ताल में जनता युद्ध का विरोध करती है, अपनी रोटी की बात करती है। धीरे धीरे ये चीजें आगे बढ़ती हैं और फरवरी के अंदर अंततः एक क्रांति होती है जिसमें 24, 25, 26, 27 बल्कि 23 से शुरू करें, 23 फरवरी, 24 फरवरी, 25 फरवरी, 26 फरवरी, 27 फरवरी, ये 5 दिन ऐसे फरवरी के दिन है कि जिसमें पहले दिन एक हड़ताल हुई, बड़ी हड़ताल हुई। 24 तारीख को पूरे पेट्रोग्राड में हड़ताल हो गई, जो उस समय रूस की राजधानी थी और एक बहुत बड़ा शहर था। 25 फरवरी को उसके बाद वो हड़ताल और फैली और हम देखते हैं कि 26-27 फरवरी तक आते आते जो रूस है
में जो जार के शासक है उसको हटा दिया गया और उसके बदले एक दूसरी सरकार सत्ता में आ गई। वो सरकार ऐसी सरकार थी जो कि बेसिकली जिसको अस्थायी सरकार का नाम दिया गया, लेकिन उसके साथ साथ में एक चीज और अस्तित्व में आई जो 1905 में भी रूस में अस्तित्व में आई थी, वो थी सोवियत यानी कि पंचायत। 1905 में जब क्रांति जो असफल हुई थी उसमें मजदूरों की सोवियतें थी, और अभी जो उसके अस्तित्व में आई वो मजदूरों और सैनिकों की सोवियतें अस्तित्व में आई। इसके कारण हुआ ये कि ये जो सोवियतें बनी 1917 के अंदर, इनके हाथ में एक सत्ता इनके पास में थी और एक सत्ता जो अस्थायी सरकार थी जो कि मुख्यतः पूंजीपति वर्ग की नुमाइंदगी कर रही थी, कर्निस्की के नेतृत्व में वो सरकार बनी वो थी। लेकिन जो सरकार, ये दोनों सरकारें चल रही थी, जनता का समर्थन सोवियतों को था, लेकिन सोवियतों जनता में अभी भी बड़ी संख्या में मेंशेविक्स, समाजवादी क्रांतिकारी, जो कि किसानों में जिनका आधार था, मेंशेविक्स का काफी सारा आधार मजदूरों में भी था, किसानों में भी था, इन लोगों का सोवियतों में बहुमत था। इसलिए सोवियतें जो थी वो उन्होंने भी अस्थायी सरकार को समर्थन दिया। तो इस तरह दोहरी सत्ता अस्तित्व में आ गई, लेकिन वो सत्ता मुख्यतः पूंजीपति वर्ग के लिए ही, जो अस्थायी सरकार थी पूंजीपति वर्ग उसके लिए वो काम कर रही थी, और इसलिए उसने जनता की जो मांगे जो थी, यानी रोटी की मांग उसकी मांग शांति की, और उसकी मांग जमीन की जो किसानों की मांग थी, उस मांगों पर ध्यान नहीं दिया और युद्ध को लगातार जारी रखा। अप्रैल में, फरवरी में ये क्रांति होती है जिसमें दोहरी सत्ता ने जन्म लिया। अप्रैल में लेनिन रूस वापस लौटते हैं और उन्होंने एक थीसिस दी, जिसको अप्रैल थीसिस कहा गया। अप्रैल थीसिस में उन्होंने इस बात को चिन्हित किया कि रूस के अंदर दोहरी सत्ता है, एक सत्ता पूंजीपतियों की है जो स्थायी सरकार के रूप में है, दूसरी सत्ता आम जनता की है जो सोवियतों के रूप में है। इस सत्ता को बहुत लंबे समय तक दोहरी सत्ता नहीं चल सकती, इसे किसी न किसी एक रूप में बदलना होगा, या तो पूंजीपतियों की सत्ता होगी या फिर समस्त जनता की सत्ता, यानी जो मजदूरों हैं उनकी सत्ता होगी, सोवियतों की सत्ता होगी। उन्होंने कहा कि हमको रूस के अंदर जो 1903 की एक बहस थी कि जो रूस के अंदर जो जनवादी क्रांति होगी उसमें कौन कौन वर्ग साथ रहेंगे, तो लेनिन ने कहा कि इस क्रांति के अंदर जो 1917 की फरवरी क्रांति हुई है उसमें किसान यानी सैनिक है, सैनिकों में मुख्यतः किसान ही है, और मजदूर, इन्होंने इस क्रांति को जन्म दिया है, इन्होंने दोनों एक सत्ता कायम करी हुई है। रूस के अंदर जो पूंजीपति वर्ग है उसका योगदान वैसा नहीं रह गया है, और अब मजदूरों गरीब किसानों को आगे बढ़कर रूस के अंदर जो जनवाद आ गया उसको समाजवाद में विकसित कर देना चाहिए, उसको समाजवादी क्रांति कर देनी चाहिए। इस चीज को उन्होंने लागू किया। दूसरे उन्होंने कहा कि सारी जमीन का राष्ट्रीयकरण करा जाए, जिम्मेदारों से जमीन ले ली जाए और उसके बदले उसका सामूहिकीकरण कराया जिन जमीनों को हम कर सकते हैं, ये बात उन्होंने कही। तीसरे उन्होंने कहा कि एक राष्ट्रीय बैंक स्थापित करी है जिसका नियंत्रण सीधे जो सरकार है, मजदूरों की सरकार है, उसके पास में, और सारे वितरण जो भी उत्पादन हो रहा है उसका वितरण का नियंत्रण मजदूरों के पास में। ये चीज अप्रैल थीसिस में शुरू हुई, और इस थीसिस के आधार पर उन्होंने पूरी जनता को संदेश देना शुरू किया। बोल्शेविक्स ने पूरी जनता को उस लाइन पे खड़ा करना शुरू किया, और साथ में उन्होंने ये कहा कि अभी हमारी कार्यनीति ये होगी कि हम अस्थायी सरकार के जितने भी ऐसे काम होंगे जो जन विरोधी काम है उसको हम जनता के बीच में ले जाएंगे, जनता के बीच में इस अस्थायी सरकार का चरित्र का भंडाफोड़ करेंगे और ये बताएंगे कि कैसे ये जन विरोधी है और पूंजीपरस्त है। इस काम को लगातार बोल्शेविकों ने करा, लेकिन जुलाई में होता यह है कि जो जनता है, खासकर जो मजदूर है, किसान है, वो और ज्यादा आक्रोशित होते हैं, और इसके बरस जो अस्थायी सरकार है वो ज्यादा तीव्र तेजी से मजदूरों किसानों के आंदोलनों पे, उनकी चीजों पे और बोल्शेविक पार्टी पे हमला करती है। और उस हमले के कारण अब तक जो बोल्शेविक पार्टी ये सोचती थी कि हम सोवियतों में अपना बहुमत प्राप्त कर सत्ता को प्रभावित करेंगे और शांतिपूर्ण तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से समाजवादी व्यवस्था को लेके आएंगे, उस चीज को वहां पर अब वो उसके बदले सशस्त्र क्रांति की बात पे शुरू हो जाती है। क्योंकि बोल्शेविक पार्टी जो अप्रैल में आकर ओपन हो गई थी, मतलब अंडरग्राउंड पहले पार्टी थी, वो खुली पार्टी में बदल गई थी, उसे दोबारा ही 4-5 महीने बाद ही फिर से गुप्त हो जाना पड़ता है। और ये चीज दिखाती है कि किस तरह से पूंजीवाद के अंदर भी, जबकि जनता सड़कों पे है, जनता बहुत ज्यादा अपनी गतिविधियां कर रही है, तब भी पूंजीपति वर्ग का जो तानाशाही है, जो उसका बल है, वो कितना ज्यादा है कि पार्टियों को गुप्त हो जाना पड़ रहा है 4-5 महीने के अंदर ही। तो वहां पर वो इस बात को तय करते हैं कि अब हमको सशस्त्र क्रांति की बात करनी है, और जुलाई के बाद
पूरी बोल्शेविक पार्टी इस काम में लग जाती है और वो कहती है कि जब हम मॉस्को में, पेट्रोग्राद में कि सोवियत में हमारा बहुमत आ जाएगा तब हम इस काम को अंजाम देंगे। और आगे उसके बीच में कार्निलोव एक आते अगस्त में जो उस क्रांति को कुचलने की बात करते हैं, वो एक सैनिक जनरल है, लेकिन जनता की सक्रियता से, मजदूर किसानों की, सोवियतों की सक्रियता से वो विद्रोह कुचला जाता है और उससे बोल्शेविक्स की साथ बहुत ज्यादा स्थापित हो जाती है। और अगस्त में ये घटनाक्रम हो रहा है। सितंबर में आते आते हम देखते ही हैं कि पूरी जो जनता पहले बोल्शेविक्स की बात नहीं सुनती थी 1914 की शुरुआत में, वही जनता बहुत उसके गुट के गुट मेंशेविक्स और समाजवादी क्रांतिकारी से टूट टूट के बोल्शेविक्स में मिलते हैं और बोल्शेविक्स का पेट्रोग्राड में और मॉस्को की सोवियत में बहुमत हो जाता है। और उसके बाद वो नवंबर में आकर वैसे उसमें जो नवंबर है 7 नवंबर की घटना, उससे 4-5 नवंबर को आकर जो है इस बात की घोषणा करते हैं कि हमको ये क्रांति कर देनी चाहिए। 7 नवंबर को जो रूस की सोवियतें हैं उनकी पूरी जो मीटिंग है उसका दूसरी कॉन्फ्रेंस होने वाली होती है। उसी दिन वो इस काम को अंजाम देते हैं और पहला, क्योंकि जो अस्थायी सरकार है उसको भी पता होता है कि ये हमला करने के उसमें है, सशस्त्र क्रांति करना चाहते हैं, इसलिए सबसे पहला हमला अस्थायी सरकार की तरफ से होता है और वो बोल्शेविक्स के हेडक्वार्टर को नस्तभूत करते हैं, उन पे हमला करते हैं। उन पे इसी के प्रत्युत्तर में जो बोल्शेविक्स हैं उन्होंने भी अपने प्रचारक अलग अलग जगह सेना में भेजे थे, वहां की सेना में पे आती है और कुल मिलाकर जो अस्थायी सरकार है उसका जो हेडक्वार्टर होता है उस पर वो हमला करके उसको जीतते हैं। डाकघर, तार, रेलवे, इन सब पे हमला करके जीते हैं और इस तरह से रूस के अंदर एक नए समाज का वो आगाज करते हैं। इसमें मुख्य बात यही है कि अगर हम क्रांति की उन परिस्थितियों को हम लागू करें तो हम देखते ही हैं कि पहली बात जो जार है और उसके बाद अस्थायी सरकार है वो शासन करने में असफल हो रही है, जनता उसकी बात नहीं मान रही है, जनता लगातार सड़कों पे है और वो उनके खिलाफ आंदोलन कर रही है, उसे रोटी, शांति, जमीन चाहिए। दूसरी बात, जनता की स्थिति इतनी बदहाल है वहां पर कि लोग जो है सालों से बेरोजगार है, उनको खाना नहीं मिल रहा है, उनको ईंधन की किल्लत हो रही है और जो कपड़े हैं, आवास है, उसकी समस्या बहुत ज्यादा है इस पूरे काल के दौरान। तीसरी बात यह है कि उसकी सक्रियता बहुत ज्यादा है। अगर पूरे इस क्रांति का इतिहास हम देखें तो खासकर फरवरी से अक्टूबर तक हम देखेंगे तो ज्यादातर समय ऐसा हुआ है कि जनता आगे और बोल्शेविक उसके पीछे घिसट रहे हैं, उसके पीछे है। तो ये चीजें हमें दिखाई दे रही है। साथ साथ में वहां पर जो क्रांतिकारी वर्ग है, मजदूर वर्ग है, उसकी चेतना कि वो कौन को दे रहा है, अपने पहल पर सोवियतें उसकी काम कर रही है और उन सोवियतों के कारण ही कार्निलोव जैसा जनरल इसकी साथ बहुत ज्यादा थी रूस में, जिसको उन्होंने हराया, उसकी सेनाओं को उन्होंने कन्विंस किया, उन सेनाओं को इस बात के लिए तैयार किया कि कार्निलोव का मकसद राजशाही की स्थापना करना है, कार्निलोव पीछे समाज पर जाना चाहता है और ये मजदूर, किसानों और सैनिकों का दुश्मन है। इस चीज को उन्होंने समझाने में सफलता प्राप्त की। तो ये क्रांतिकारी वर्ग की चिंता है, वहां पे जो क्रांतिकारी वर्ग है, मजदूर वर्ग, उसकी चेतना है और उसके साथ साथ में उस पूरी पार्टी का जो लेनिन, स्टालिन वगैरह जो रहे हैं उनकी पार्टी जो है उसका नेतृत्व है, जिन्होंने बहुत सही समय पर चीजों को कॉल किया। एक समय उन्होंने कहा कि हमें अभी शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ना है, वहीं जुलाई में उन्होंने कहा कि हमें हथियारबंद तरीके से आगे बढ़ना है। जुलाई तक वो इस बात को कहते थे कि हमको सारी सत्ता सोवियतों को तो इस नारे को हमें लगाना है, लेकिन पहले जनता को उसमें खड़ा करना है। वहीं जुलाई में उन्होंने इस नारे को वापस लिया क्योंकि वो बैकफुट पे थे, उनके ऊपर दमन हो रहा था और सोवियतों में अभी भी मेंशेविक्स और समाजवादी क्रांतिकारियों को बहुमत था। लेकिन फिर से उन्होंने सितंबर तक आते आते ये बात कहनी शुरू कर दी कि सारी सत्ता सोवियतों को दो, क्योंकि कार्निलोव का जो विद्रोह था उसको हराने के बाद बोल्शेविक पार्टी की शाख बहुत ज्यादा वहां पे बढ़ी थी। प्लस जो मजदूर, किसान और सैनिकों की सोवियतें हैं वो बड़ी संख्या में उनके साथ आ गई थी, उसमें उनका बहुमत हो गया था। तो फिर से उन्होंने इस बात को कहा कि सारी सत्ता सोवियतों को दो और इस चीज को उन्होंने नवंबर में कर दिखाया। तो ये चीज हमको इस रूस का जो उदाहरण है वो हमें बताता है कि क्रांति की फेज में भी, उस 4-5 महीने के फेज में भी ऐसे कई बदलाव आते हैं जिसमें जो ऐसी जो पार्टी होती है, तकवी पार्टी है, वो उसी नारे को कभी देगी, कभी उसी नारे को फॉर ए टाइम बीइंग 1-2 महीने के लिए वापस ले लेगी और 1-2 महीने बाद दोबारा दे देगी। ये इस बात से तय होता है कि वो पार्टी जनता की नब्ज कितनी अच्छी तरीके से पकड़ रही है, जनता की चीजों को कितनी अच्छी तरीके से पकड़ रही है, इसके कारण ही इस चीज को वो करते हैं। तो ये चीजें को मिलाकर हम लोग देखें कि कैसे जो क्रांति की चीजें हैं, उन क्रांति की परिस्थितियां, क्रांति क्या है इसकी मैंने बात करी,
क्रांति की भौतिक परिस्थितियां क्या रही इसकी मैंने बात करी, क्रांति की आत्मिक परिस्थितियां क्या उसकी बात करी, और प्लस रूस के पूरे कालखंड के दौरान, खासकर 1917 के दौरान फरवरी से लेकर अक्टूबर तक किस तरह से भारतीय क्रांतिकारी जो मजदूर रहे उन्होंने और उसकी पार्टी ने जनता की नब्ज को समझते हुए अपनी चीजों को आगे विस्तारित किया। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं।